ज़्यादा पानी पीना भी हार्मफुल है। बॉडी की टेंडेंसी होती है, ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है अप टू 2 लीटर्स। अगर आप ज़्यादा उसको वॉल्यूम ओवरलोड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और बार बार यूरिन आना आजकल बहुत निकल के आ रहा है कि पेशेंट को पता ही नहीं है हाउ टू डू सेक्स। वो मैरिज हो जाती है, पूछते हैं कि भैया आपने कितनी बार किया, तो बता नहीं पाते हैं एक्चुअली कितनी बार कि 5 साल शादी को हो गए हैं, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो क्या जल्दी डिस्चार्ज हो जाना एक प्रॉब्लम? आदमी धारणा बना लेता है मुझे 1 घंटा करना है, मुझे 1.5 घंटा करना है। एक धारणा बहुत फैली हुई है हमारे देश में कि बियर पीजिए स्टोन खत्म हो जाता है। बियर का फंडा भी वही है, एक डाययूरेसिस करता है वो। कोई भी अल्कोहल ड्रिंक हो वो पेशाब का प्रोडक्शन आपका बढ़ा देगी, तो पेशाब का प्रोडक्शन ही बढ़ाना है तो केवल पानी से बढ़ा लीजिए। सेक्सोलॉजिस्ट इंडिया में हर व्यक्ति लिख सकता है, गुप्त रोग विशेषज्ञ, और क्लिनिक खोल सकता है, चाहे वो मंत्र पढ़ के क्यों ना दे रहा। हाँ, वो कोई उस पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। स्टेरॉइड जी, जिम स्टेरॉइड लेने से स्पर्मेटोजेनेसिस, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिम सप्लीमेंट्स लेने से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जिम सप्लीमेंट में चाहे वे प्रोटीन हो, चाहे क्रिएटिन हो, चाहे प्री वर्कआउट हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। सेक्सुअल पावर इंक्रीज करने की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, तो क्या वो लेना ठीक है? ऑल आर फेक। वो उसमें हैवी एलिमेंट्स होते हैं, लेड होती है, हैवी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कैफीन वगैरह, स्टीरॉइड्स जो बैन हो चुके हैं, आर्सेनिक होता है इसमें। तो जो आपको इनिशियली तो आपको एक एनर्जी लेवल हाई कर देंगे आपका स्टीरॉइड लेने से या कैफीन लेने से, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फील गुड होगा। कॉन्डोम्स के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग बोलते हैं कि इसको यूज़ करने से वो प्लेजर नहीं मिलता है। किसी परिवार में अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादातर महिलाओं की गलती निकलती है, उस पर आप क्या कहेंगे? 70% मेल पार्टनर इनफर्टिलिटी होती है, 30% फीमेल की वजह से होती है। हकीम की दुकानें खुली हुई हैं, पोस्टर लगे हुए हैं कि गुप्त रोगी यहाँ मिले। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी गौड़ है और आज हमारे साथ मौजूद हैं आगरा के जाने माने एंड्रोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुल गर्ग। आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो लोग बोलने से, शेयर करने से कतराते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यूरोलॉजिस्ट होते कौन है, कौन कौन सी इसमें बीमारियां शामिल होती हैं? यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेनली किडनी रिलेटेड और यूरिन रिलेटेड इश्यूज़ को डील करते हैं। जो हमारा जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम होता है वो किडनी से स्टार्ट होता है और उसके बाद किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है जो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में जाके स्टोर रहता है, और ब्लैडर से फिर जब हमें डिज़ायर होती है यूरिनेट की तो ये बाहर आता है इससे। तो इसमें मेनली किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट जिसको हिंदी में पौरुष ग्रंथि भी बोलते हैं, और जो हार्ट ऑफ यूरोलॉजी बोला जाता है क्योंकि 75% पेशेंट्स यूरोलॉजी में प्रोस्टेट के ही होते हैं। तो प्रोस्टेट जो एक पौरुष ग्रंथि होती है वो यूरिनरी ब्लैडर और पेशाब की नली के बीच में स्थित होती है। इसका नॉर्मली वेट 24 ग्राम्स होता है और ये हर मेल्स में पाई जाती है, फीमेल्स में एब्सेंट होती है, ये मेल्स में होती है। तो जो यूरिनरी सिम्टम होते हैं 90% वो प्रोस्टेट रिलेटेड ही होते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जैसे मेल्स में पेनिस आ रहा और जो स्पर्म प्रोडक्शन है, टेस्टिस, और इससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वो यूरोलॉजी में डील किए जाते हैं। जो मेन डिजीज़ है यूरोलॉजी की उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सबसे नंबर 1 पे है, जो पेशाब का संक्रमण बोलते हैं। दूसरे नंबर पे BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। तीसरे नंबर पे किडनी स्टोन्स, ब्लैडर स्टोन्स, और फोर्थ पे सेक्सोलॉजी यानी कि जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और लो सीमेन प्रोडक्शन, इनफर्टिलिटी जैसे केसेस आते हैं। तो सबसे पहले हम यूरिन की बात कर लेते हैं, यूरिन प्रॉब्लम की। तो क्या किसी व्यक्ति को बार बार यूरिन आना नॉर्मल है या किसी बड़ी परेशानी का कारण है? बड़ी परेशानी का तो कारण नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मली जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होता है डे टाइम में वो अप टू 8 टाइम्स पर डे होता है, और नाइट में नॉर्मली यूरिन करने सोने के बाद कोई जाता नहीं है। अगर एक बार जा रहा है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है तो वो अबनॉर्मल है, उसको एवेल्युएशन की ज़रूरत है। ये जो बार बार जाने की टेंडेंसी होती है इसका सबसे मेन कारण है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सेकंड नंबर पे आता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, BPH, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें बार बार पेशाब आ सकता है। वो होता है डायबिटीज़ जो इंडिया में काफ़ी कॉमन है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में काफ़ी यूरिन आता है, और तीसरा होता है साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया, यानी कि
आप पानी पीने की आपको आदत हैबिट हो जाती है कि बार बार पानी चाहिए, बार बार पानी चाहिए, बॉडी डिमांड नहीं कर रही फिर भी पानी चाहिए। इसको साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। इसमें भी बार बार यूरिन आता है। यानी कि ज़्यादा पानी पीना भी हार्मफुल है। हार्मफुल है। बॉडी की टेंडेंसी होती है, ब्लैडर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है अप टू 2 लीटर्स। अगर आप ज़्यादा उसको वॉल्यूम ओवरलोड करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और बार बार यूरिन आना। एक आम धारणा है, ज़्यादातर कहते हैं पेशाब की दिक्कत हो पानी ज़्यादा बहुत पानी पियो। ये गलत है, बिल्कुल रॉन्ग फैक्ट है ये। और पेशाब में जलन, यूरिन में दर्द होना, वो क्या है? ये भी यूटीआई के लक्षण होते हैं। और यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत है आपके जिससे ये हो रहा है। ये हो रहा है। उसको फिर यूरोलॉजिस्ट को दिखा के, सीनियर कंसल्टेंट को दिखा के उसको एवेल्युएट करना ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं डॉक्टर किडनी स्टोन की, तो किडनी स्टोन होता कैसे है और क्या ये हमेशा ऑपरेशन से ही ठीक होता है? किडनी स्टोन जो मेनली होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है 90% केसेस में। और इसमें ऑपरेशन हर केस में ज़रूरी नहीं होती। अप टू 5 to 6 mm ऑपरेशन जो डिपेंड करता है वो साइज और लोकेशन ऑफ स्टोन और पेशेंट के सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। अप टू 5 to 6 mm स्टोन्स ज़्यादातर हम दवाइयों से, ज़्यादा पानी पीने की सलाह से और मेडिसिन से निकाल देते हैं। ऑपरेशन जो ज़रूरत पड़ता है मेनली जब किडनी में सूजन आ जाए उस स्टोन की वजह से, या पेशाब में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो, ब्लड आना स्टार्ट हो जाए, या किडनी कंप्रोमाइज़ होना चालू हो जाए, डैमेज होना चालू हो जाए, तब स्टोन की सर्जरी इंडिकेटेड है। लेकिन उसमें भी पहले मेडिकल ट्रायल दिया जाता है, दवाइयों से देखा जाता है 15-20 दिन। अगर नहीं सही हो रहा है तो फिर इसको सर्जरी के द्वारा, जो आजकल बहुत अच्छी एंडोस्कोपिक सर्जरीज आ गई हैं जिसमें 1 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट और 2-3 दिन में अपने नॉर्मल वर्क रूटीन पे लौट सकता है। लेज़र से होती हैं, RIRS होता है, उसमें कट कोई चीरा वगैरह नहीं आता, उससे आजकल इसकी सर्जरी की जाती है। स्टोन्स जो होता है मेनली एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है बनना। एनवायरमेंटल फैक्टर के आप किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ का पानी का pH क्या है, उसकी मिनरल डेंसिटी क्या है, तो वो जो मिनरल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। वो क्रिस्टलाइज होकर धीरे धीरे वो स्टोन फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक धारणा बहुत फैली हुई है हमारे देश में कि बीयर पीजिए स्टोन खत्म हो जाता है। बियर का फंडा भी वही है, एक डाययूरेसिस करता है वो। कोई भी अल्कोहल ड्रिंक हो वो पेशाब का प्रोडक्शन आपका बढ़ा देगी। तो पेशाब का प्रोडक्शन ही बढ़ाना है तो केवल पानी से बढ़ा लीजिए। बियर अगर आप पिएंगे तो उसमें लिवर को अफेक्ट है। और कई लोग तो मतलब एक स्टोन के पीछे इतनी बियर पी जाते हैं कि वो ओबेसिटी को, डायबिटीज सब हो जाती है, लेकिन स्टोन निकल के नहीं निकलता। स्टोन नहीं निकलता है। तो क्या बार बार स्टोन बनना, ऑपरेशन के बाद स्टोन भी बन जाता है? हाँ, रिकरेंस जिसके अंदर एक बार स्टोन बना उसके अंदर रिकरेंस ऑफ स्टोन 10 to 50% रहती है विद इन 5 to 10 ईयर्स। यानी कि इवन आफ्टर सर्जरी आपका स्टोन पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद भी वह 52% चांस रहते हैं कि 5 से 10 साल में वो दोबारा बन जाए। उसके लिए हम डाइटरी प्रिकॉशंस बताते हैं, पानी किस तरह का पीना है वो बताते हैं, क्या क्या केयर रखनी है, रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराना है, उस मॉनिटरिंग करनी है। यूरिन के टाइम पर ब्लड आना कितना खतरनाक माना जाता है? यूरिन के टाइम पे ब्लड अगर आ रहा है वो फीमेल है या मेल है, वो मेल में है फिर यंग मेल है या एल्डरली मेल है, उस बात पर डिपेंड करता है। यूटीआई जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो प्लेन यूटीआई होते हैं उसमें भी ब्लड आ जाता है। स्टोन्स के केस में ब्लड आ सकता है, और जो यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर होते हैं उस केस में भी ब्लड आ सकता है। प्रोस्टेट क्या है डॉक्टर? प्रोस्टेट जिसको हम हिंदी में पौरुष ग्रंथि बोलते हैं, यह एक ग्लैंड होती है जो यंग एज में सेक्सुअल फंक्शन और सीमेन प्रोडक्शन में मेल्स में हेल्प करती है। ये ब्लैडर और पेशाब की नली होती है उसके जंक्शन पे होती है, और आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज ये 50% केसेस में एनलार्ज हो जाती है, बढ़ने साइज में बढ़ने लगती है। तो क्या ये प्रोस्टेट की जो समस्या होती है सिर्फ बुजुर्गों में होती है? नहीं, ये यंग एज में भी हो सकती है। यंग एज में इसका दूसरा नाम है एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस या प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, जो आफ्टर 20 ईयर्स कभी भी हो सकती है। लेकिन जो प्रोस्टेट का एनलार्ज होना है वो मेनली बुजुर्गों में आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज चालू होता है। यह माना जाता है आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज 50% males suffered from benign prostatic hyperplasia, and after 80 years 80% of the males suffered from benign prostatic hyperplasia. तो इसके बढ़ने के क्या कारण है? आजकल देखा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों में भी, कम उम्र के लोगों में भी ये समस्या हो रही है। बढ़ने के कारण जो मेन इसके कॉज है उसका कोई डेफिनेट कॉज नहीं है, लेकिन हम जो मेन इस समय जो कारण निकल के आ रहे हैं वो एक तो डाइटरी हैबिट्स जो हमारी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। पहले एक डेफिनेट टाइम पे आदमी खाना खाता था, रोटी खाता था, इस समय तो
जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनको पता ही नहीं है ये रोटी और चावल दोपहर में खाया जाता है, रात में खाया जाता है, पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा कुछ खाते नहीं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है, फीमेल सेक्स हार्मोन बॉडी में बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ये प्रोस्टेट एनलार्ज होना स्टार्ट होता है। दूसरा हेरिडिटरी कॉज है, किसी घर में अगर हिस्ट्री मिल रही है कि उसके फादर को प्रोस्टेट है तो भी ये जनरली एनलार्ज हो सकता है। और फिजिकल इनएक्टिविटी के जो एक्सरसाइज ना करना, जिम जाना सबने छोड़ रखा है, कोई कहीं सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, कार स्कूटर हर जगह चलाना है, पैदल चलना छोड़ रखा है, उसकी वजह से भी ये प्रोस्टेट बढ़ना इंक्रीज हो रहा है। मैं बात करूं मास्टरबेशन की, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या समस्या आ रही हैं? मास्टरबेशन इज़ ए नॉर्मल फिनोमेना ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। मास्टरबेशन को लेके बहुत भ्रम है कि ये ख़राब चीज़ होती है, कमज़ोरी आ जाती है, मसल लॉस हो जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जैसे हम हमारे सिस्टम है बॉडी के, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, आप सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, नींद आती है, आपको सोते हैं, तो ऐसी सेक्स भी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको आपको फुलफिल करना होता है विद पार्टनर और विदाउट पार्टनर। तो इट इज़ ए प्रोसेस जो कि एक नॉर्मल है और इससे बेनिफिट्स काफ़ी होते हैं। एक तो जब ये इसके दौरान कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि एंडोर्फिन्स, और एंडोर्फिन्स मेनली निकलते हैं, डोपामिन निकलते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक रिड्यूस होता है। दूसरा रीज़न होता है कि इट इंड्यूसेस स्लीप, स्लीप पैटर्न आपका काफ़ी अच्छा कर देता है, क्योंकि उसमें भी हार्मोन ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन निकलते हैं, जिससे आपका स्लीप पैटर्न अच्छा हो जाता है। इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल भी है ये। कई लोग एक्सेसिव मैस्टरबेशन करते हैं जो सोशल उनके इम्पैक्ट डालता है, पढ़ाई के टाइम मैस्टरबेशन कर रहे हैं, या फिर कहीं आपका सोशल गैदरिंग में इधर उधर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। या फिर आप इतना एक्सेसिव मैस्टरबेशन किया कि आपने फिजिकल डैमेज कर लिया उस चीज़ में, तब ये एक्सेसिव अमाउंट में तो गलत है, लेकिन वैसे दिस इज़ ए नॉर्मल फिनोमेना। तो यानी कि ये फायदा भी है इसके और नुकसान भी है। 90% बेनिफिट्स हैं, 90% बेनिफिट्स हैं इसके, 95% बोलूँगा। 95%। मेल्स में इनफर्टिलिटी के सबसे बड़े कारण क्या है? मेल्स में इनफर्टिलिटी जो है ब्रॉडली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं हम लोग इसको। एक तो मेडिकल कॉज होता है, एक पर्सनल कॉज, एक ऑक्यूपेशनल कॉज। तो मेडिकल कॉज में जो आजकल हो रहा है वो ये है कि टेस्टिस के अराउंड एक डिजीज़ होती है वेरिकोसील। तो वेरिकोसील इस समय काफ़ी कॉमन है। तो वेरिकोसील की वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ जाता है। हमारे अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि टेस्टिस नीचे सिचुएटेड होती हैं और बॉडी से उसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर होता है। लेकिन वेरिकोसील में वो टेम्परेचर रेज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अलावा टेस्टिस की टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल, डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, और जैसे काफ़ी लंबे समय तक आप सोना बाथ ले रहे हैं, रेगुलर सोना ले रहे हैं, हॉट टब्स में बैठ रहे हैं, उससे भी टेस्टिस डैमेज होती हैं, टेस्टिकुलर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस अफेक्ट होती है। और कुछ एक्यूपेशनल हजार्ड होते हैं, जैसे कि कोई लेड इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, कोई मरकरी इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, कई जो किसान वगैरह होते हैं पेस्टिसाइड्स रेगुलरली डालते हैं खेतों में, उसकी वजह से भी स्पर्म काउंट डिक्रीज होता है। और कई बार बिना किसी कारण के इडियोपैथिक स्पर्म काउंट डिक्रीज होता है कि उसमें एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया बनता है। अभी आजकल का जैसा दौर है कि बिना लैपटॉप के, मोबाइल के कोई काम संभव नहीं है, तो कहा जाता है कि इससे भी पुरुषार्थ और स्पर्म काउंट पर फर्क स्पर्म पड़ता काउंट है। डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है। इसको आप लैपटॉप को चलाएं तो थोड़ी डिस्टेंस पे चलाएं, टेबल पे रख के चलाएं, लेकिन आजकल आदत है कि आप बेड पे अपने गोद में लैप पे रख के, लैप पर रख पर्टिकुलरली के। जेनिटल ऑर्गन पे ही आप रखते हैं, जी। तो आप वो चलाते हैं, उससे डेफिनेटली हार्म होता है। लेकिन अगर ये आदत छोड़ दी जाए, जैसे सोना वगैरह लेने की, वाटर बाथ लेने की, तो ये कंडीशन रिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि स्पर्म बॉडी में लगातार हमारे बनते रहते हैं। 74 डेज़ की स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल होती है, तो आफ्टर 74 डेज़ अगर आपने आदत छोड़ दी तो स्पर्म आपके रिकवर हो जाते हैं। आपके पास तो कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जिम स्टीरॉयड लेने से स्पर्मेटोजेनेसिस, इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिम सप्लीमेंट्स लेने से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जिम सप्लीमेंट में चाहे वे प्रोटीन हो, चाहे क्रिएटिन हो, चाहे प्री वर्कआउट हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ कंटेमिनेशन है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। यानी कि जो आजकल जिम कर रहे हैं यंगस्टर्स, यूथ जो जिम कर रही है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक बहुत भी हो ज़्यादा सकती है। नुकसान है, मेल्स एज वेल एज फीमेल्स दोनों के लिए। फीमेल्स का भी फर्टिलिटी पोटेंशियल डाउन हो रहा है, मेल्स का तो हो ही रहा है। और जिम में जो स्टीरॉयड का चलन हो गया है, स्टीरॉयड एक बाहर
आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन है जो कि आपके नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन को खराब कर देता है। आप बंद करेंगे स्टीरॉयड, जिंदगी भर तो लेंगे नहीं, तो आपका फिर से वो डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है उसमें। यानी कि जिम भी एक तरीके से हमारी हेल्थ का कारण बन सकती है। अच्छा, आपके पास कई जिम सारे जाएं, एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें, वर्कआउट करें, लेकिन जो वहाँ ट्रेनर सप्लीमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, आप इंस्टा और फेसबुक पे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे सप्लीमेंट्स ना लें। ना लें, सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा हार्मफुल पूछ हो के लें, सकते डॉक्टर हैं। एडवाइस से लें। आपके अच्छे सप्लीमेंट्स भी आते हैं। आपके पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो आज भी इन टॉपिक्स पर बोलने से कहीं ना कहीं कतराते हैं, शर्माते हैं, उनको आप कैसे डील करते हैं? उनकी फिर काउंसलिंग सेशंस होते हैं, और उनको फिर एक रेपो डेवलप की जाती है, उनको कॉन्फिडेंस पे लिया जाता है, और धीरे धीरे फिर पर्सनल अकेले में बात करी जाती है, फिर फैमिली के साथ मिलकर बात करी जाती है, तो वो बात करते हैं, ऐसा नहीं है, सब बात करते कहीं ना कहीं आज भी ये धारणा है डॉक्टर कि आपके पास मेल और फीमेल्स दोनों आते होंगे। हैं। मेनली मेल्स आते हैं, Male- फीमेल्स गायनेकोलॉजिस्ट पे आते हैं, ओके। लेकिन फीमेल्स भी आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये धारणा है किसी परिवार में अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो वो ज्यादातर महिलाओं की गलती निकलती है, उस पर आप क्या कहेंगे? 70% मेल पार्टनर इनफर्टिलिटी होती है, 30% फीमेल की वजह से होती है। तो इस पूरी सोच पर, इस धारणा पर आपका क्या कहना है? ये धारणा चेंज होनी चाहिए प्रॉपर एजुकेशन से। ये एक्चुअली शहर में तो काफ़ी चेंज हो चुकी है, क्योंकि इनफर्टिलिटी सेंटर इतने आ गए हैं, लोग एजुकेट भी हो गए हैं। गांव में यही माना जाता है कि अगर बच्चा नहीं हो रहा तो फीमेल्स की वजह से नहीं हो रहा नहीं हो रहा है। लेकिन 70% जो आजकल है वो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी ही है। और मेल में जो है मोस्ट कॉमनली ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया, डिक्रीज स्पर्म काउंट, ये कॉमन है। कॉमन है। दूसरा, आजकल बहुत निकल के आ रहा है कि पेशेंट को पता ही नहीं है हाउ टू डू सेक्स। यस। वो मैरिज हो जाती है, पूछते हैं कि भैया आपने कितनी बार किया, तो वो बता नहीं पाते एक्चुअली कितनी बार किया। 5 साल शादी को हो गए हैं, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी ने पूछा भी नहीं उन्हें। तो सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी है। जरूरी है। और अच्छा, पहले के जमाने में तो नहीं थी सेक्स एजुकेशन, फिर भी 9 और 10 बच्चे हो जाते थे। वो सभी के नहीं होते थे। अब जिसको, मतलब पहले भी यही प्रॉब्लम थी, पहले एजोस्पर्मिया की प्रॉब्लम इतनी नहीं थी एक्चुअली। ओके। स्पर्म काउंट जो डिक्लाइन हो रहा है ये 6-7-8 साल से, आफ्टर 2015 देखा गया है कि ये सीवियर डिक्लाइन पैटर्न पे आ रहा है। और उसका रीजन क्या है? रीज़न कोई रीज़न नहीं है, मेनली डाइट है, आपका लाइफस्टाइल है। चेंजेस है। आपने सब वर्कआउट वगैरह, पहले स्कूल बच्चे साइकिल पे जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, साइकिल खत्म हो गई है, बसेज आ गई है, एक्टिव आ गई है, साइकिल कौन चलाता है? तो यानी कि ये डिजिटल लाइफस्टाइल जो है। डिजिटल लाइफस्टाइल और ये जो मोबाइल्स हैं, इससे रेडिएशन आता है, हर चीज़ वायरलेस हो गई है। ओके। एनवायरनमेंट में रेडिएशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी ये हो रहा है। तो एक कोई इंसान है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो उसकी क्या सेक्सुअल लाइफ पर उसका? डेफिनेटली स्ट्रेस इज द मेजर factor for erectile dysfunction as well as premature ejaculation. 90% cases it is related to stress or some familial conflicts. और इम्पोर्टेंसी का असली कारण क्या है डॉक्टर, फिजिकल या मेंटल? Mental. Mental? 90%. फिजिकल और ऑर्गेनिक कॉज बोलते हैं वो 10% होते हैं, जिसके अंदर हाइपरटेंशन आता है। हाइपरटेंशन के अंदर जो आपकी सेक्सुअल ऑर्गन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो काफ़ी छोटी हो जाती हैं, इनसे ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंचता। डायबिटीज़ की वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है, जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ओबेसिटी से आपका एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और थायराइड इश्यूज़, प्रोस्टेट इश्यूज़, इनकी वजह से मेनली इनफर्टिलिटी होती है। 90% इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट्स। फैमिली में कुछ ना कुछ विवाद चल रहा है, तो ये बहुत असर डालते हैं। बहुत ज़्यादा। आपका फिर आप फोकस नहीं कर पाते अब चीज़ पे। अच्छा, शादी के बाद सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कैसे पता चलते हैं एक इंसान को? वो उसको कब ये एहसास होना चाहिए कि उसको डॉक्टर की जरूरत है? ये कैसे मालूम पड़े? इनेबिलिटी टू डू इंटरकोर्स, जो सबसे कॉमन है। अगर आप इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन दैट यू शुड कंसल्ट विद द सेक्सोलॉजिस्ट। और अगर शादी के 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, बेबी में प्रॉब्लम आ रही है, बेबी कंसीव तो करने वो में, चीज़ अलग है। इम्पोर्टेंस इज डिफरेंट थिंग, इनफर्टिलिटी इज डिफरेंट थिंग। दोनों को एक साथ नहीं नहीं देख रख सकते। सकते हैं। इनफर्टिलिटी इज क्या आप आपके स्पर्म काउंट लो हैं, यू कैन नॉट प्रोक्रिएट, आप एक बेबी नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी। बट इम्पोर्टेंसी इज अनएबिलिटी टू डू इंटरकोर्स। क्या जो दवाई? इम्पोर्टेंट है वो इनफर्टाइल है, ऐसा नहीं है।
दोनों में बहुत अंतर बहुत है। अंतर है, बोथ आर डिफरेंट डिजीजेस। अच्छा, ये लोगों तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि आज भी देखने को मिल रहा है काफी सारे लोग हैं इस चीज से बहुत ज्यादा घबराते हैं बात करने में, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर तो छोड़िए, अपनी फैमिली में भी बात नहीं कर पाते इसके हैं। लिए स्कूल एजुकेशन मुझे लगता है थोड़ा सा जरूरी स्कूल करना में चाहिए। ये कुछ बताना चाहिए, थोड़ा सा सेक्सुअल चैप्टर होना चाहिए सेक्सुअलिटी पे। आप 11th-12th में आता है चैप्टर बायोलॉजी में। बायोलॉजी में, लेकिन फिर भी सेक्सोलॉजी पे नहीं है। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल Yes, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये reproduction, बता देंगे yes. ये होता है फीमेल में, क्या से होता है, क्या होता है, ये नहीं है। और आफ्टर 12th आदमी फिर डिफरेंट ब्रांचेस में चला जाता है। कॉमर्स वाला कॉमर्स में चला कॉमर्स जाएगा, में चला जाता साइंस है। वाला अगर मेडिकल में गया तो उसको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। नहीं। फिर वो डाइवर्ट होता है, वो यूट्यूब पे उल्टी सीधी वीडियोस देखता है, इधर उधर पॉर्न एडिक्शन आती है, फिर वो एक सोशली मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं कि सेक्स एजुकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं और ये लागू होना चाहिए हमारे देश में, तो इससे जो रेप के मामले हैं और अभी आपने डेफिनेटली कहा डिक्लाइन आएगा, डेफिनेटली डिक्लाइन आएगा। आपको दूसरा सेक्स एजुकेशन मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को देनी चाहिए। देनी चाहिए। जब वो टीनेज में एंटर करते हैं उनको बताना चाहिए, उसमें दिक्कत कोई नहीं है कि यू शुड रेस्पेक्ट फीमेल्स, आपकी सिस्टर भी है। तो इस तरह से करके रेप के इंसिडेंसेस में काफ़ी डिक्लाइन आएगा। बहुत धारणा फैली हुई है कि सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी होता है फीमेल्स के लिए, तो क्या जल्दी डिस्चार्ज हो जाना एक प्रॉब्लम को न्योता देना है या प्रॉब्लम मान सकते हैं इसको? हाँ, दिस इज अ डिजीज, डेफिनेटली दिस इज अ डिजीज नोन एज प्रीमैच्योर ejaculation. तो इट इज डिफाइंड एज इफ योर इंट्रावेजाइनल लेटेंसी टाइम इज लेस देन 1 minute. If you discharge within a 1 minute after vaginal penetration, तो this is known as premature ejaculation. This is wrong. But if you able to do intercourse greater than 1 minute, this is normal. आदमी धारणा बना लेता है मुझे 1 घंटा करना है, मुझे 1.5 घंटा करना है, वही बहुत सारे Videos मिथ फैले हुए हैं। एग्जैक्टली। तो उसको अपनी वो परफॉर्मेंस एंजाइटी आती है, मैं तो कर नहीं पाया, तो उसको ये है। लेकिन क्लिनिकली और ये बुक्स में भी मेंशन्ड है कि इफ़ you are able to do intercourse greater than 1 minute, then this is a normal phenomena. You are not suffering from any disease. सेक्सुअल पावर इंक्रीज करने की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, तो क्या वो लेना ठीक All है? are fake. वो उसमें heavy elements होते हैं, lead होती है, heavy elements होते हैं, कुछ ऐसे chemicals होते हैं, कैफीन वगैरह, स्टीरॉइड्स जो बैन हो चुके हैं, आर्सेनिक होता है इसमें। तो जो आपको इनिशियली तो आपको एक एनर्जी लेवल हाई कर देंगे आपका, स्टीरॉयड लेने से या कैफीन लेने से आपको बहुत अच्छा लगेगा, फील गुड होगा। लेकिन धीरे धीरे वो आपका फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डैमेज करेंगे, आप बीपी के पेशेंट बन जाएंगे, एंग्जाइटी के पेशेंट बन जाएंगे, आपको रात को इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, हेडेक रहेगा, इरिटेबल रहोगे, बार बार चिल्लाओगे किसी पे, मूड ऑल्ट्रेशन होंगे, मूड स्विंग होंगे, ये सब आपको स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे ये जो वेट गेनर्स आते हैं, वेट लूज वाले सब्सटेंस होते हैं, ये सब इसमें ये होता है। दीज आर नॉट मेडिकली प्रूवन, और इस पे बैन होना चाहिए मेरी तरफ से गवर्नमेंट पे। काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है, ban लेकिन किया हुआ काफी है, सारी लेकिन ब्लैक में आजकल मिल रही हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम डॉक्टर कितनी तरीके की होती है? हम क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, एक ही प्रॉब्लम के बारे में वो females, जानते हैं। हाँ, एक ही प्रॉब्लम है। फीमेल्स और मेल्स दोनों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। जो मेल्स होते हैं उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज द मोस्ट कॉमन, सेकंड इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और अर्ली डिस्चार्ज, एंड थर्ड वन इज डिक्रीज सेक्सुअल इंटरेस्ट, लो लिबिडो बोलते हैं इसे। और ये टेस्टोस्टेरोन की जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसकी डिफिशियंसी से होती है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मैंने बताया आपको कि अर्ली डिस्चार्ज, और ये मोस्टली साइकोजेनिक होती है, ऑर्गेनिक भी होती है, ऑर्गेनिक मतलब कॉज। तो ये दीज आर ऑल ट्रीटेबल कंडीशंस। इनको डेफिनेट मैनेजमेंट से ट्रीट किया जा सकता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या ये सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकती है प्रॉब्लम? हाँ, उनकी स्टेजेस होती है। अगर वो आप स्टेज 1 में इनिशियली आपने दिखा लिया तो दवाइयाँ भी नहीं देनी पड़ेंगी, केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कुछ नेचुरल रेमेडीज बताने से ही ठीक हो जाती हैं। अच्छा, कई सारे हमारे देश में, भारत में तो कई सारे दवाखाने खुले हुए हैं, हकीम की दुकानें खुली हुई हैं, पोस्टर लगे हुए हैं कि गुप्त रोगी यहाँ मिले, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली जो सेक्सोलॉजी प्रॉब्लम है वो डील केवल MCH या DNB यूरोलॉजी ही कर सकता है, क्योंकि सेक्सोलॉजी मेडिसिनल भी है, सर्जिकल भी है, सारे एस्पेक्ट हैं उसके। तो कई डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट लिख देते हैं तो दे आर एबल टू डू सर्जरी। अगर आप कोई नहीं सही हो, आप सर्जरी कर पाओगे, तो वाई यू आर ऑथराइज टू राइट सेक्सोलॉजिस्ट? तो आप सेक्सोलॉजिस्ट नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। तो ये हकीम वगैरह हैं, ये एक इनकी चेन है जो कि टायर 2 सिटीज़ में और छोटे कस्बों वगैरह में ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और ये पूरा इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है, नेटवर्क फैला हुआ है, जो कि मार्केटिंग के बेसिस पे पेपर में, दीवालों पे लिख लिख के भोले वाले लोगों को अपनी तरफ डाइवर्ट करता है और उसको
डर और शेम, केवल इनके बिजनेस के दो मोटो हैं, डर, फियर और शेम। इस बेसिस पे ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। कोई साइंटिफिक प्रूव ट्रीटमेंट नहीं देते ये। पेशेंट आता है, उसको अपनी बातों में फुसलाते हैं, उसको इतना डरा देते हैं, अपना परिवार को आगे नहीं बढ़ा नहीं सकता बढ़ा है। सकता। तो उसके बाद जो डिप्रेशन और एंजाइटी की साइकिल होती है वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो एक बार फीड हो गया तो उसको हम लोग भी कवर नहीं कवर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि वो कोई साइंटिफिक बेसिस पे ट्रीटमेंट, कोई डायग्नोस्टिक्स नहीं बनाते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराते और सीधे मेडिसिन दे देते हैं। मेडिसिन में इनकी मैं बता दूं क्या क्या होता है। एक तो हाई डोज ऑफ स्टीरॉइड्स होता है, तो शुरू में आपका मूड अच्छा करेगा और धीरे धीरे आपको लिवर, किडनी और बोन्स तीनों को फेल कर देगा। सेकंड होता है जो हम लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, सिल्डेनाफिल यूज़ होती है, उसकी हाई डोजेस देते हैं और हाई डोसेज से हार्ट फेलियर वगैरह की रिस्क बढ़ जाती है। तीसरा, इनकी मेडिसिन में हैवी आयुर्वेद जो होती है, हैवी मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स जैसे कि आर्सेनिक, जिंक, लेड, कैडमियम वगैरह, तो उसकी वजह से भी आपका फिजिकल डैमेज काफ़ी होता है। तो दीज आर ऑल फेक। तो जब आपने मुझे बताया कि ये फेक है, साइंटिफिक प्रूव्ड नहीं है, तो इनकी इतनी मार्केटिंग कैसे हो रही है और लोगों की भीड़ कैसे लगी हुई है इनके जो पैसे से दुकानें हैं? आप पेपर में तो आपका कोई भी न्यूज़ छापेगा, गवर्नमेंट का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। कभी सीएमओ विजिट नहीं करते यहाँ पे, कभी उनकी डिग्री चेक करी गई है कि सेक्सोलॉजिस्ट कैसे लिख रहे हैं ये। सेक्सोलॉजिस्ट इंडिया में हर व्यक्ति लिख सकता है, गुप्त रोग विशेषज्ञ, और क्लिनिक खोल सकता है। चाहे वो मंत्र पढ़ के ही क्यों ना दे रहा हो, हाँ, वो कोई उस पर रूल्स रेगुलेशन नहीं है। कोई भी लिख सकता कोई है। भी लिख सकता है, कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी लिख सकता है। कोई भी। अरे कॉमर्स तो बहुत हाई डिग्री कर दी मैंने तो, अब मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन बिल्कुल ही ज़ीरो, कोई पढ़ाई, कोई मतलब 10 तक की डिग्री नहीं है, वो भी सेक्सोलॉजिस्ट की। वो भी लिख सकता है। तो ये लोगों को आप कैसे बताएंगे, कैसे आप उन लोगों को जागरूक मैं आपके करेंगे? माध्यम से आयुष जी बताऊंगा कि आप सेक्सोलॉजी के लिए केवल डिग्री देख के जाएं, एमसीएच यूरोलॉजी या डीएनवी यूरोलॉजी के पास ही जाएं, वही आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकता है। अच्छा, आजकल सबसे ज़्यादा शराब और स्मोकिंग का सेवन तो चल ही गया है। पार्टीज़ में कहा जाता है कि बड़े-बड़े लोग, बिना इसके तो कोई पार्टी होती नहीं है। इनका कितना असर पड़ता है हमारी सेक्स लाइफ पर? ओकेजनल आप ले रहे हैं तो इतना अफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप रेगुलर ले रहे हैं तो इसका, अल्कोहल का काफ़ी, क्योंकि अल्कोहल से आपका बीपी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये डायबिटीज़ और मोटापा, ये तीनों इंक्रीज़ होगा, तो इससे आपका सेक्सुअल पोटेंसी डिक्रीज़ होगी। और स्मोकिंग तो एक डेफिनेट फैक्टर है, इसको हम लोग भी टोटली अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि स्मोकिंग से जो पेनिस की ब्लड वेसल्स होती है, पेनाइल ब्लड वेसल्स, उसका वासो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, और वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से उसकी ब्लड सप्लाई कम होती है, तो फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आती है। आजकल हर घर में देखा जा रहा फीमेल्स है। में भी ये फर्टिलिटी पोटेंशियल डिक्रीज करती है ये स्मोक। फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल है। आजकल हर घर में देखा जा रहा है कि बीपी के और डायबिटीज़ के ये पेशेंट मिल रहे हैं। मोटापे के, मोटापे के पेशेंट मिल रहे हैं। क्या इन बीमारियों का सेक्स लाइफ पर असर पड़ता है? डेफिनेटली 100% रिलेटेड है सेक्स। कैसे? बीपी और डायबिटीज़ का तो मैंने आपको बताया जी। और जो ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी से आपका एक तो स्टेमिना डाउन होता है, और जो मेनली सेंट्रीपिटल ओबेसिटी होती है, सेंट्रीपिटल ओबेसिटी मीन्स फैट अराउंड योर बेली। बेली फैट इज मोस्ट डेंजरस, क्योंकि इट क्रिएट्स डिफिकल्टी इन इंटरकोर्स एज वेल एज अर्ली डिस्चार्ज, अर्ली इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन फॉर बोथ। for both males as well as female. Obesity, particularly centripetal obesity, that is around the belly, is most dangerous for fertility as well as for erection. यूरिन को कई देर तक रोकना किडनी पर असर डालता है? Actually, ideally, we have to avoid when nature's call. तो कभी कभी रोकना पड़ जाए तो उसमें नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं रोकना चाहिए और बार बार नहीं रोकना चाहिए। फीमेल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेल्स तो कहीं भी अवॉइड कर लेते हैं, फीमेल को इशूज़ आते हैं वॉशरूम वगैरह के, तो उसके केस में ये है कि बार बार होल्ड, मतलब रेगुलर होल्ड करना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेटिव देखें आप, कहाँ पे आपको अवॉइड करना है। और इससे हाँ, यूटीआई की रिस्क बढ़ती है, स्टोन्स की रिस्क बढ़ती है, ब्लैडर वॉल वीक हो जाती है, जिससे आप यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होती है, यूरिन लीकेज हो सकता है, और सेक्सुअल लाइफ पे भी इस पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और प्रोस्टेट की रिस्क भी इंक्रीज हो जाती है इससे। पोर्न मूवी कितना इफेक्ट करती है हमारी सेक्सुअल लाइफ पर? जो कि बहुत हार्मफुल है। तो सेक्सुअल लाइफ पे इसका आजकल इम्पैक्ट जो है 100% है, क्योंकि एक तो इससे आपका फोकस, आप एक पार्टनर पे फोकस नहीं कर पाते, आप कीप ऑन स्क्रॉलिंग
मोबाइल, Multiple. तो फिर आपको जो आपकी वैरायटी जो दिमाग में फिट हो जाती है इससे। तो आफ्टर 4 to 5 टाइम्स ऑफ सेक्स यू कांट डू सेक्स विद योर पार्टनर। ये पॉर्न डिक्रीज फोकस, ये पॉर्न का है। दूसरा ये कि पॉर्न आप रेगुलर देखने से आपका जो डोपामिन लेवल होता है, जो कि हमारे इरेक्शन में चाहिए होता है, एक हार्मोन का लेवल, तो वो थोड़ा इंक्रीज होता है तो आपका इरेक्शन आ जाता है। फिर वो डोपामिन का लेवल इतना हाई पहुंच जाता है ना कि वो हर बार उतना हाई नहीं होता, तो आपका इरेक्शन आता ही नहीं है उससे। तो पॉर्न एडिक्शन शुड बी बैंड, इट शुड बी रेगुलेटेड, आई डोंट से बैंड, इट शुड बी रेगुलेटेड। दूसरा, आफ्टर मैरिज कई लोगों को पॉर्न एडिक्शन इतना हो जाता है कि दे कांट डू सेक्स विद हिज पार्टनर। कई फीमेल्स भी आती हैं हमारे पास कि ये कर नहीं पाते, पॉर्न से हो जाता है। तो आइडियली तो क्या ये माइंड सेट हो जाता हाँ, है? माइंड सेट हो जाता है। वो एक आपको वैरायटी चाहिए उसमें, Okay. यू वांट वैरायटी, मतलब एक हो गया दो, आप जैसे मोबाइल में Scroll करते स्क्रॉल हैं। करते हैं, वो आप लाइफ में भी आपका माइंड वैसे मल्टीपल चॉइसेस हमारे हो multiple जाते हैं। choice करने पड़ते हैं। एक कपल आए थे मेरे पास, तो उन्होंने बताया था कि 3-4 महीने हो गए हैं लेकिन पॉर्न देखते हैं तो हो जाता है। तो दिस इज नोन एज एडिक्शन। अगर आपको पॉर्न देखना है तो सी विद योर पार्टनर। बच्चों के लिए जो छोटे बच्चों को एडिक्शन लग रहा है आजकल फोन का, वो कितना हार्मफुल है? हर फीमेल्स को उस निगाह से देखते हैं स्कूल में। और जो मेरी सलाह है पेरेंट्स को, जो पॉर्न साइट्स हैं उनके मोबाइल में या लैपटॉप्स वगैरह में वो बैन करनी चाहिए, मतलब रेगुलेट करके वो ना खोलें, तो ये रहना चाहिए। सुबह इरेक्शन ना होना क्या बीमारी का संकेत है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज नोन एज नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमिसेंस। तो इसकी अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है, एकदम से लॉस हो रहा है, तो इसमें मेनली आपको फ्यूचर विद इन 1 to 2 months बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्लाइन हो सकता है, या ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज, इसका भी रिस्क रह सकता है। तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस लॉस ऑफ मॉर्निंग इरेक्शंस। तो इसके लिए आप तुरंत डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को जाकर कंसल्ट करें, एक बार हेल्थ चेकअप करा लें कि ऐसी कोई बीमारी होने तो नहीं वाली है। कई बार सिचुएशनल भी होता है, आप स्ट्रेस में हैं या वो हैं, लेकिन अगर रेगुलर 8-10 दिन 15 दिन नहीं हुआ तो देन दिस इज अ वेरी ग्रेव साइन। इसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट चेकअप बहुत ज़रूरी है। एक हमारा मिथ फैला हुआ है कि पेनिस साइज को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, और इसको कहीं ना कहीं मर्दानगी से भी रिलेटेड कर दिया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली पेनिस साइज से सेक्सुअल लाइफ का कोई मतलब नहीं है। योर पेनिस शुड बी स्ट्रॉन्ग, इरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, और अर्ली इजैकुलेशन नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि जो फीमेल्स में 1/3 रूल होता है कि जो फीमेल्स के जो सेक्सुअली रिसेप्टर्स होते हैं फॉर सेक्सुअल प्लेजर, वो विद इन 1/3 ऑफ वेजाना, यानी कि 3 to 4 सेंटीमीटर के अंदर ही जो जी स्पॉट क्लाइटोरिस होता है, वो सब विद इन 1 to 2 सेंटीमीटर ही सिचुएटेड होते हैं। तो पेनिट्रेशन ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इज जस्ट सफिशिएंट फॉर फीमेल्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर। तो इसकी वजह से एक्चुअली जो आपने पॉर्न एडिक्शन का क्वेश्चन रखा था, उसमें भी जो चीज़ दिखाई जाती है दैट इज़ नॉट नेचुरल, ऑल आर बाइज्ड। ओके। वहाँ पे जो है, तो एक आम आदमी अपने मन में परसेप्शन बना लेता है कि इतना साइज होता है, लेकिन मेरा तो बहुत वो है, तो वो वहीं पे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी एक टर्म होता है जो कि अनेबल टू डू परफॉर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल नॉर्मल कंडीशंस, कि आप सारा नॉर्मल है फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, दिस इज नोन एज परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, कि आप एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं, खुद में कहीं ना कहीं आप आपको सोचने लग guilt जाते feel हैं, करने गिल्ट लग फील जाते हैं करने कि लगते हैं। मैंने वो मूवी देखी थी, वहाँ पे ऐसा था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पेनिस साइज इज नॉट हाँ, साइज इंपॉर्टेंट होता है, माइक्रो पेनिस एक डिजीज होती है, पेरोनिस डिजीज एक डिजीज होती है, उसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन योर इरेक्शन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड योर डिस्चार्ज शुड नॉट बी अर्ली, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सेक्सुअल पावर इंक्रीज करने के क्या कोई तरीके होते हैं क्या? होम रेमेडीज और दवाइयाँ? नेचुरल रेमेडीज होती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बताया, इसमें नंबर 1 पे आता है वेट लॉस। वेट लॉस पर्टिकुलरली बेली फैट, जो पेट के अराउंड फैट है, वो आपको कम करना है, क्योंकि फैट लॉस करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, सिग्निफिकेंट आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, और सब चीज़ें ठीक होती है। दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में मेनली आपको जिम करना है, कार्डियो करना है, हाई HIIT ट्रेनिंग करनी है। केवल 30 मिनट वॉक, 40 मिनट वॉक, ये सब नहीं करना है। जिम में जाके हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी है, टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली बढ़ता है और उससे भी परफॉर्मेंस आती है। तीसरा है इंक्लूड गुड फैट इन योर डाइट्स। गुड फैट के अंदर आता है जैसे कि नट्स, मूसली, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, घी ले सकते हैं कम अमाउंट में, एग वाइट्स ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं। तो इसको इंक्लूड करने से बढ़ता है। इम्प्रूव स्लीप पैटर्न,
1 घंटा कम सोने से आपका टेस्टोस्टेरोन 6 यूनिट तक कम हो जाता है। तो स्लीप पैटर्न में आजकल सबका स्लीप डिस्टर्ब चल रहा है, क्योंकि एक टर्म है डिजिटल टॉक्सिसिटी। डिजिटल टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि आपके जब भी सोते हैं मोबाइल स्क्रॉल होता है, मोबाइल से आपका मेलाटोनिन हार्मोन होता है, वो निकलता है, जो कि आपका नींद वैसे ही उड़ा देता है। तो इससे इंसोम्निया, तो नॉर्मली 8 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, वो 5-6 घंटे की रह गई है, उसमें बीच में फ़ोन बज जाता है किसी का, तो ये होना चाहिए। चौथा चीज़ है कि अश्वगंधा, भीमरी, इस तरह के प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कॉर्टिसोल लेवल और स्ट्रेस लेवल कम करते हैं, ये आपको डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। यानी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले सकते हैं। हाँ, आप किसी पर्टिकुलर आयुर्वेदाचार्य से जाके डिस्कस करके प्रोडक्ट ले सकते हैं जो सेफ़ हैं, और उसमें अश्वगंधा इस समय बहुत अच्छा चलता है, और भीमरी एक है जो काफ़ी हद तक स्लीप पैटर्न और स्ट्रेस लेवल कम करता है। स्पर्म काउंट के कुछ हिडन सिम्टम्स भी होते हैं, ये कम होने के हिडन सिम्टम्स भी होते हैं जो लोगों को पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है उस चीज़ से। स्पर्म काउंट के हिडन सिम्टम्स वैसे तो कोई नहीं होता, लेकिन जो 4-5 सिम्टम्स हैं, एक तो डिक्रीज सेक्सुअल डिज़ायर है। सेकंड आता है कि आप लॉन्ग सोना बाथ ले रहे हैं या हॉट क्लाइमेट में ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, टाइट जीन्स पहन रहे हैं, टाइट अंडरगारमेंट्स रेगुलर पहन के बेसिस पे पहन रहे हैं। तीसरा ये कि आपका सीमेन की कंसिस्टेंसी जो थिक और वाइट होती है, वो सीमेन एकदम वाटरी हो जाता है, लो वॉल्यूम हो जाता है, और डिक्रीज सेक्सुअल इंटरेस्ट हो जाता है। ये कुछ कारण होते हैं स्पर्म काउंट कम होने। कई बार ये देखा जाता है कि गर्म पानी से नहाने या लैपटॉप गोद में रखने से फर्टिलिटी पर असर तो पड़ता ही है। अभी आपने बात की मोबाइल की, तो मोबाइल कितना हार्मफुल है एक इंसान के लिए, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मोबाइल कार्डियोवास्कुलर और फर्टिलिटी दोनों के लिए हार्मफुल है, क्योंकि इसमें से रेडिएशंस होते हैं इसमें। तो मोबाइल एक्चुअली एक हमारा पार्ट ऑफ द लाइफ बन गया है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता हर किसी के लिए। तो जितना कम से कम यूज़ करें, थोड़ा दूर रखें, व्हाट्सएप वगैरह कम चलाएं, जितना अवॉइड कर सकते हैं। डिजिटल टॉक्सिसिटी मैंने जो टर्म यूज़ किया, जी उसको अवॉइड जितना कर सकते हैं उससे दूर ही रहें। कॉन्डोम्स के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग बोलते हैं कि इसको यूज़ करने से वो प्लेजर नहीं मिलता है, या इसको कितना ज़रूरी है यूज़ करना? इट इज़ पर्सनल स्पेसिफिक क्वेश्चन। हर आदमी का अलग डिज़ायर होता है, कंफर्ट लेवल होता है। इसके मोस्टली बेनिफिशियल ही होता है, लेकिन हार्मफुल भी कह सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट क्या है, एक तो ये आपको एसटीडी जो सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज होती हैं इससे प्रिवेंट करता है। दूसरा ये आपको जो टाइमिंग होती है, जो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, वो टाइमिंग इंक्रीज कर देता है, क्योंकि आप सीधे आप एक्सपोज नहीं रहते, एक कवरिंग होती है, तो आपका स्टिमुलेशन जो ऑर्गेज्म होता है वो लेट आता है इसमें। तीसरा ये कि जो पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हो पाते, या वो ये है मेनली कि जो लेटेक्स के थिक कॉन्डम्स आते हैं, उसके जो हीट ट्रांसफ़र होती है दोनों ड्यूरिंग सेक्स, वो प्रॉपर नहीं हो पाती। जो हीट मेल्स और फीमेल्स के बीच में ट्रांसफ़र होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इसके लिए आप अल्ट्रा थिन कॉन्डम्स आजकल आ गए हैं, जो पता भी नहीं चलता आपने वियर किया हुआ है, वो यूज़ करें, जो कि पॉली आइसोप्रिलिन के बने रहते हैं, लेटेक्स के नहीं होते हैं। दूसरा ये कि कॉन्डम शुड बी फिट। कई बार टाइट कॉन्डम्स होते हैं या लूज कॉन्डम्स होते हैं, वो भी डिस्कम्फर्ट करते हैं, तो वो किसी डॉक्टर से या सेक्सोलॉजिस्ट से बात करके क्वालिटी एक कॉन्डम से यूज़ करें। दूसरा, कई बार एक लुब्रिकेंट भी देना पड़ता है हम लोगों को, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट होता है जो कॉन्डम में अप्लाई किया जाता है, उससे भी वो प्लेजर बढ़ता है। तो कॉन्डम इज़ ए गुड थिंग एंड वी शुड यूज़ इट। तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं? अभी आपने जिक्र किया था साइड इफेक्ट्स में मेनली वही है कि एक तो सेक्सुअल प्लेजर, जो कई लोगों की प्लेजर लिमिट ज़्यादा होती है कि इतना प्लेजर चाहिए, वो नहीं मिल पाता, तो वो हीट एक्सेस। दूसरा ये कि अगर आप अनफिट कॉन्डम्स पहनेंगे या वो है, तो आपको इंजरी होने के रिस्क हैं थोड़े से, और लेस थोड़ा ब्रांडेड कॉन्डम लेना चाहिए। सस्ते कॉन्डम में लुब्रिकेशन का इशू आता है, जिससे आपकी पेनाइल इंजरी या वेजाइनल इंजरी हो सकती है। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि शादी से पहले सेक्सुअल चेकअप बहुत ज़रूरी है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? इट डिपेंड्स ऑन द कपल के, ये भी एक मतलब कोई रिकमेंडेड नहीं, गाइडलाइन नहीं है इसकी, लेकिन वी शुड प्रमोट दिस सेक्सुअल चेकअप। उसके एक तो बेनिफिट्स भी काफ़ी हैं। एक तो फर्टिलिटी पोटेंशियल, यू कैन नो अबाउट फर्टिलिटी पोटेंशियल ऑफ मेल एंड फीमेल पार्टनर। दूसरा कि जो किसी के अंदर कोई डिजीज़ तो नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिट, वो पता कर सकते हैं। HIV काफ़ी फैल रहा है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, इन सब की स्क्रीनिंग करी जा सकती है, और दोनों का कंफर्ट जोन भी पता किया जा सकता है, जिसमें दोनों
तो यानी कि ये जरूरी होना चाहिए, आपको क्या लगता है ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। और कितना जरूरी हो चुका है अभी तक? अभी तक तो नहीं है इंडियन अभी सोसाइटी नहीं में, है, इस कोई चीज नहीं को कर लेके अवेयर नहीं है। इंडियन सोसाइटी में कुछ नहीं है, क्योंकि सब स्टार्ट तो तब होता है जब शादी के 2-3 साल हो जाते हैं और आपका बेबी नहीं हुआ, तब फिर सारे एवोल्यूशन स्टार्ट होते हैं तब शुरुआत होती है चेकअप्स की, चेकअप्स के। 2-3 तो वो साल पहले ही हो जाए तो जो डाइवोर्स वगैरह के केस हैं वो सब कम हो जाए। अच्छा, ये सेक्सुअल लाइफ से डिवोर्स के केस 100% रिलेटेड। कैसे? फीमेल पार्टनर्स अगर सेटिस्फाई नहीं है आपसे तो वो डाइवोर्स डाल सकती है कि माई हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट, और इस श्योर सर्टेन है कोर्ट ये को भी लीगल है ये? हाँ लीगल है, कोर्ट को भी उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा। प्रूवन के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, वो पेनाइल डॉपलर स्टडी होती है और सब काफ़ी कुछ स्टडीज होती हैं, उसके बेसिस पे वी कैन प्रूव द मेल इज इम्पोर्टेंट और पोटेंट। पहले के टाइम पर देखा जाता था ऐसा कोई भी कानून नहीं बने थे, पहले भी शादियां चलती थी, शादियां टिकती थी जन्मों तक। अब क्या ऐसे रीजन सामने आ रहे फीमेल हैं? बोल्ड हो गई हैं, अच्छी बात है। पहले तो गांव में रहती थी, कोई बताता ही नहीं था, किसी से डिस्कस ही नहीं करते थे, वो अपनी मदर इन लॉ को बोलती थी, मदर इन लॉ से चुप करा दी थी। चुप करा देती थी। तो क्या अब इस चीज में आपको लग रहा है कि अवेयरनेस हुई है हमारी सोसाइटी में सोसाइटी में काफ़ी इस चीज को लेकर? यूरिन का रंग देखकर हेल्थ का पता चल सकता है? हाँ, नॉर्मली जो जो यूरिन का कलर होता है नॉर्मली वो लेमनेड या लाइट येलो होता है, तो दैट इज़ अ नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन। अगर आपका बिल्कुल वाटरी आ रहा है दैट मीन्स यू आर ड्रिंकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। आपका डार्क येलो यूरिन आ रहा है तो डार्क येलो इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। यूरिन की जगह पे चींटियाँ लग जाना इज अ साइन ऑफ डायबिटीज़, कि आप यूरिन करके आए वहाँ पे चींटियाँ काफ़ी आ गई, तो मीन्स योर यूरिन इज एक्सक्रीटिंग शुगर, तो उसकी वजह से वहाँ पे चींटियाँ वगैरह आई हैं, तो वो दैट इज़ अ साइन ऑफ डायबिटीज़। फिर आप कुछ खाते हैं, जैसे कि आपने विटामिन सी ऑरेंजेस खाए, कैरेट लिया तो आपका यूरिन ऑरेंजिश हो जाता है, या बीट रूट लिया तो उससे आपका पिंकिश यूरिन हो सकता है। यानी कि खाने पीने में कभी कभी ऐसा हो ब्लड सकता इन है। यूरिन इज डेफिनेटली वार्निंग साइन, यू शुड कंसल्ट डॉक्टर। अगर यूरिन रेड हो रहा है तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। और ऐसे कौन कौन से हिडन सिम्टम्स हैं जो लोग बोलने से कतराते हैं, शर्माते हैं? आप कैसे बताएंगे उन लोगों को, कैसे अवेयर करेंगे कि ये हमें अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं हमारे अंदर तो हमें तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए? वो सिम्टम्स हैं जैसे कि लो बैक पेन। लो बैक पेन के लिए जो मोस्टली होते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन पर जाते हैं पेशेंट्स। तो अगर उसके बाद भी सही नहीं हो रहा है तो यू शुड एवेलुएट। कई बार आपका ट्यूमर हो सकता है उसमें, जिसकी वजह से लो, या किडनी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक आपको लो बैक पेन बना हुआ है। तो किडनी रिलेटेड भी लो बैक पेन होता है, केवल स्पाइन या मसल रिलेटेड लो बैक पेन नहीं होता। दूसरा ये कि यूरिन के पैटर्न में आपको कुछ भी चेंज लग रहा है, कुछ भी चेंज, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। कि आप बार बार यूरिन जा रहे हैं, रुक रुक के यूरिन आ रही है, ब्लड आ रहा है, जलन हो रही है, रात में ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है, एक से ज़्यादा बार, यूरिन का फ्लो कम हो गया है, यूरिन करने के बाद आपको फील हो रहा है कि पूरा वॉइड नहीं हुआ, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। इसके लिए पेशेंट आजकल वैसे काफ़ी कॉमन है, केमिस्ट पे चला जाता है, वो कुछ केमिस्ट पे चला जाता है, कोई ना कोई दवाई पकड़ा देता है, तो जिससे वो हार्मफुल है, तो वो शुड अवॉइड करें। अब यूरिन के केस में दर्द भी होता है तो पेन किलर ले लिया, तो पेन किलर आपकी किडनी वैसे ही डैमेज कर देगा, आपने लॉन्ग टाइम तक ले लिया, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरा ये सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स कोई भी आ रही है आपको, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। अभी आपने बताया कि कोई भी बीमारी होती है तुरंत केमिस्ट पे पहुंच जाते हैं, तो ये यूरिन से रिलेटेड ही नहीं है, ये लगता है कि कुछ भी हो वो सबसे पहले केमिस्ट पे पहुंच जाता है एक इंसान, चाहे बीमार हो, चाहे वो वायरल हो, फीवर हो, जुकाम हो, या कुछ भी हो। अभी एक मेरे पे पेशेंट आए थे तो उनको काफ़ी लंबे समय तक पेनिस इन्फेक्शन था, यूरिन इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा था, तो वो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे थे, शुगर कंट्रोल थी उनकी। मुझे भी समझ में नहीं आया, कि मुझे लगा किसी सीनियर कंसल्टेंट ने दवाई लिखी होगी। मैंने पूछी दवाई कैसे ले रहे हो तुम, तो उन्होंने बोला केमिस्ट से ली थी। वो केमिस्ट से? अच्छा, तो मैंने केमिस्ट ने डायरेक्ट दी थी? नहीं, हमारा पड़ोसी ले रहा था। तो उस ड्रग, एक डेपाग्लिफोजिन है, डायबिटिक ड्रग है, उसकी वजह से उनको यूटीआई हो रहा था, वो ड्रग स्टॉप करा, वो यूटीआई सही हो गया, और 3 साल से वो ड्रग ले रहे थे। तो कितना हार्मफुल है ये? बहुत हार्मफुल है। आप डायरेक्ट अगर हम जाके किसी केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, नहीं, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट। इवन खांसी, सर्दी, खांसी जुकाम, इस सब के लिए भी एक बार जाना जरूरी है। कौन सी एंटीबायोटिक आपको नुकसान कर जाए, क्या रिएक्शन कर जाए दवाई, ये कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये केमिस्ट को किसने वो दिया, सर्टिफिकेट दिया दवाई देने का? क्या कभी इस पर कोई बात नहीं हुई? पब्लिक ने, डॉक्टर्स ने नहीं दिया कभी भी ऐसा? कुछ रैपिड फायर में आपसे करना चाहती हूँ।
सबसे कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम क्या है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन। सबसे बड़ा मिथ क्या है जो लोग सच मान बैठे हैं? मैस्टरबेशन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। स्पर्म काउंट कम होने का सबसे बड़ा कारण? स्ट्रेस। स्ट्रेस। किडनी खराब होने का पहला वार्निंग साइन क्या है? फेशियल एडीमा, मेनली आंखों के अराउंड एडीमा आता है, पेरिऑर्बिटल एडीमा बोलते हैं, या पैर पे एडीमा है, या काफी लंबे समय तक आपको थकावट रह रही है जो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है। पैर पे एडिमा कैसे? पीडल एडीमा मतलब आपके पंजों पे सूजन वगैरह आ जाती है। ओके ओके। दूसरा, एक बोलूंगा कि 90% ऑफ द किडनी डिजीज आर साइलेंट, वो पता नहीं चलती हैं, वो केवल आप रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह पे ही पता चलती है। 90% इरेक्टाइल डिसफंक्शन फिजिकल ज्यादा या मेंटल? मेंटल। हाउ? 90% आर स्ट्रेस रिलेटेड और एंजाइटी रिलेटेड और परफॉर्मेंस एंजाइटी और सम कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द पार्टनर्स। एक ऐसी आदत जो हर मेल को सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए? पॉर्न एडिक्शन। पोर्न एडिक्शन। कैसे आप इसको बोलेंगे कि आप पोर्न सच में सेक्सुअल लाइफ को खराब करता है यस, या इंक्रीज करता है? डिक्रीज करता है। Decrease सेक्सुअल लाइफ को डिक्रीज करता है। ओके। सेक्सुअल लाइफ को डिक्रीज करता एक एडवाइस जो हर अनमैरिड और मैरिड मेल को जाननी चाहिए? है। जो भी चीज़ है उसको छुपाए ना, खुलकर बताएं। कोई भी सिम्टम आ रहा है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो डिस्कस करें, क्योंकि डिस्कशन से ही चीज़ सही होती है। डॉक्टर, किडनी स्टोन्स की जब हम सर्जरी कराते हैं तो बाद में दोबारा से किडनी स्टोन हो जाता है और सर्जरी दोबारा भी बोल देते हैं डॉक्टर, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? जब भी आप किडनी स्टोन की सर्जरी कराएं, सबसे पहले तो एक पोस्ट ऑप अल्ट्रासाउंड करा के देख लें कि वो स्टोन पूरा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। ज़्यादातर क्लियर हो जाता है, नहीं भी होता है तो डॉक्टर आपको बता देता है, सेकंड सिटिंग लगेगी। कई बार लार्ज स्टोन्स में नहीं होते हैं। दूसरा ये कि आप स्टोन करा के फिर घर ना बैठे, रेगुलर 6 मंथली या Checkup. ईयरली अल्ट्रासाउंड, एटलीस्ट नॉट होल बॉडी चेकअप, एक अल्ट्रासाउंड आप रेगुलरली कराएं तो पता चल जाए कि छोटा मोटा स्टोन बन रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन स्टार्ट हो जाए, वो ठीक हो जाए। दूसरा ये कि जब स्टोन सर्जरी हो तो उसको स्टोन एनालिसिस एक बार करवा लें, तो किस केमिकल का बना है, उसके डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस करके या उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चला के वो बीमारी ख़त्म करी जा सकती है। तो इससे आप काफ़ी हद तक स्टोन का बनना कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। दूसरा ये कि एक जो आजकल पानी है, वो बॉटल्स का पानी आ रहा है घर में, वो 20, 30, 50 रुपीज़ की बॉटल एक आता है, बंदा वो दे, वो बढ़ जाता है। उसमें कोई मिनरल्स का रेगुलेशन नहीं होता, वो कैसे आ रहा है क्या आ रहा है। तो यू शुड ड्रिंक आरओ वाटर आफ्टर, मतलब पानी को आप पहले गर्म कर लें, गर्म करके भले ही आप फ्रिज में रख के ठंडा करके पी लें। पी सकते हैं। आइडियली ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो मिनरल की कंसंट्रेशन है, एक्सेसिव मिनरल है, सब वो एवापोरेट हो जाते हैं, जो गंदगी है वो प्रेसिपिटेट हो जाती है, और वो हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अभी आपने सारे सिम्टम्स बताए, जो स्टोन के सिम्टम्स बताए हैं वो कई सारे यंगस्टर्स को देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या असल वजह है कि ये छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रहा है? छोटे बच्चे में भी ये सारी बीमारियां बन जाती हैं आजकल? हाँ, छोटे बच्चों में भी बन जाती हैं। बच्चों में अगर बन रही हैं तो देयर शुड बी सम कॉज, या तो उनकी जेनेटो यूरिनरी सिस्टम की बनावट में कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो वो होती हैं। दूसरा ये कि अगर छोटे बच्चों को हो रही है तो फिर डाइट, मेनली डाइटरी रेस्ट्रिक्शन, हम उनको फास्ट फूड से अवॉइड करें, फास्ट फूड ना दें, चिप्स, नमकीन, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें बना अवॉइड करके हम उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चों की डाइट ही चिप्स, चॉकलेट और ये फास्ट फूड, Fast पिज़्ज़ा, food हो बर्गर चुकी है। बन चुकी है। वो रोटी चावल नहीं खाते, इवन मेरे बच्चे भी नहीं खाते। नहीं खाते। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखनी तो कैसे बच्चों को संभालें हम इन सब चीज़ों से, कैसे अवेयर कराएं? बच्चों को समझाते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, और कुछ काउंसलिंग सेशंस भी होते हैं। उनकी टीचर्स से बोलें आप कि थोड़ा इनको एजुकेट करें इस मामले में, चिप्स नहीं खाना चाहिए, पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, या फिर उनका एक रूटीन बांध दें कि महीने में बेटा तुम्हें एक दिन ये मिलेगा। तो फिर ये करने से भी होता है कि ट्यूसडे को हमें पिज़्ज़ा खाना होगा, तो वो नेचुरल डाइट ले सकते हैं। ले लेंगे। अच्छा, क्या ये सेक्सुअल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं क्या जेनेटिक होती हैं? जेनेटिक हो सकती है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है उनका। मोस्टली ये एनवायरमेंटल और ये मेंटल ही होती है। डन।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है डॉक्टर? टेक्निकली इट इज डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू मेंटेन इरेक्शन विच इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। कैसे समझाएंगे आप लोगों को जो आजकल समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ को? अगर आप मिनट से ज़्यादा वेजाइनल इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं देन इट इज़ नोन एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? इसको काउंसलिंग के बेसिस पे उसकी एक लोकल एग्जामिनेशन करते हैं, कोई लोकल प्रॉब्लम तो नहीं है, इरेक्शन में कोई पेन तो नहीं हो रहा उसे, या फिर काउंसलिंग उसके फिर फैमिली हिस्ट्री ली जाती है कि कई बार घर में एक रूम होता है, सिंगल रूम होता है जिसमें मदर फादर और सब बच्चे वगैरह हैं, तो वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, दैट्स वाई ही इज़ नॉट एबल टू डू इंटरकोर्स। तीसरा ये कि पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कोई अदर पार्टनर तो नहीं है। पार्टनर रिस्पॉन्सिव भी बहुत कॉमन होता है कि पेशेंट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए सिंगल गर्ल, तो ही कांट डू इंटरकोर्स विद अनदर गर्ल। जैसे शादी से पहले उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, तो किसी वजह से शादी उससे नहीं हो पाई, दूसरी नहीं से हो हुई पाई। तो उससे नहीं कर पाएगा वो। दिस इज नोन एज परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। ऐसा क्यों? ऐसा कि वो माइंड में एक माइंड सेट हो चुका है उसका। माइंड सेट हो चुका है, वो एक पिक्चर बन चुकी है, मुझे आई वांट दिस टाइप ऑफ गर्ल। अगर आपकी शादी आपकी गर्लफ्रेंड से नहीं होती है, हाँ मतलब मे बी, मतलब ये दिस इज वन ऑफ द कॉज। यस, तो इस तरह की जो काउंसलिंग सेशन है वो इसी तरह से क्वेश्चंस निकलवाते हैं। निकलवाते हैं। और फिर फैमिली में कोई मनी का इशू तो नहीं है, कोई इस तरह की स्ट्रेस, जॉब चली जाती है तो इरेक्शन काफ़ी अफेक्ट हो जाता है लोगों का। टेंशन एंड डिप्रेशन डिप्रेशन उस वजह से इज द मेन जॉब- फैक्टर। हाँ, जॉब नहीं है, या फिर आपके लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, आप पूरे दिन करके आए 50 to 60 आवर्स की ड्यूटी करके आए, उसके बाद किसमें के इंटरकोर्स हो क्या हो, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर ये इसका ट्रीटमेंट फिर उसके अकॉर्डिंग उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। अभी आप कई सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि हमारी सोसाइटी कितनी अवेयर हो चुकी है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर? आपको क्या लगता है? जो पेशेंट्स आते हैं, मुझे लगता है शहर के अंदर अवेयरनेस कम है एज़ कम्पेयर टू विलेज। विलेज के लोग काफ़ी अवेयर हैं इस चीज़ में। शहर के लोगों में अवेयरनेस कम है। जो पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंटेज आता है, मतलब कहना चाहूँगा कि फीमेल्स भी आजकल इतनी अवेयर है, वो हस्बैंड को लेके आती हैं। 3 साल पहले ऐसा नहीं होता था नहीं practice में। होता था। अब तो फीमेल्स ले के आते हैं पेशेंट्स को, मतलब अपने हस्बैंड को, वो बताती है, खुल के बताती है, ये अच्छी चीज़ है। तो कहाँ विलेज की बात कर रहे हैं आप? हाँ, विलेज की फीमेल्स, नॉट सिटी फीमेल्स। तो अभी क्या ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है कि शहर में जहाँ लोग स्मार्ट बनते जा रहे हैं, डिजिटल इंडिया का एक लोगो बन रहा है। Actually, erectile dysfunction is more common in this city population as compared to village. तो ये अवेयरनेस का एक कारण, Awareness, stress, नॉन अवेयरनेस। हाँ, non-awareness. तो आप कैसे अवेयर करेंगे उन लोगों को? उन लोगों को यही कि आपको कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, दिस इज ए पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज़ अ जेनेटो यूरिनरी सिस्टम, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू शुड डिस्कस दैट प्रॉब्लम विद योर डॉक्टर। आपका जो भी फैमिली फिजिशियन है उससे डिस्कस करो, वो आपको अकॉर्डिंग आपको गाइड कर देगा कि कैसे चलना है, करना है, और ऐसा हो भी रहा है अब। और ऐसे लोग जो अभी आपने जिक्र किया कि कई लोग शर्माते हैं, कई लोग हिचकिचाते हैं, क्या आपके पास भी ऐसे लोग आते हैं जो ढंग से प्रॉब्लम नहीं बता पाते हैं? हाँ। या अपने गार्जियंस को लेके आते हैं, उनको आप कैसे डील करते हैं? प्रॉब्लम्स, वो जो प्रॉब्लम नहीं होगी वो बताएंगे कि हेडेक रहता है, ये रहता है, वो रहता है। Main problem नहीं है, बताएंगे। वो सेकंड विजिट में बताते हैं। डॉक्टर से भी आपको एक रेपो बनाने में टाइम लगता है, कॉन्फिडेंस एक कंफर्ट जोन हो जाता है, होता है कि ये मेरी कहीं, एक्चुअली लीकेज का काफ़ी रिस्क रहता है कि कोई किससे कहना दे। कहना दे। तो आपको पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है और धीरे धीरे वो सब बातें आपको। कि आप क्या इन दोनों को सिमिलर रखते हैं? क्या अगर कोई प्रॉब्लम से ऐसी गुजर रहा है, किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो क्या उसकी इमेज पर बात आएगी? हाँ, मतलब पेशेंट को लगता है कि उसकी इमेज पे बात आएगी, आस पड़ोसियों को लगेगा, ये पेशेंट ने बोला है मेरे से, और उसके फीमेल पार्टनर उसके घर में बता देगी या उसके घर वालों को पता चल जाएगा। थोड़ा सा इशू रहता है, लेकिन उसके लिए हम उसके पार्टनर को बुला के काउंसलिंग करते हैं और कहते हैं कि अपने तक ही रहने दो, कोई ज़्यादा सीरियस होगा तो फिर घर वालों को बताओ, नहीं तो रह के बात। इसमें फीमेल पार्टनर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वो किस तरह से उसको डील कर रहे हैं। उसको कॉन्फिडेंस दिलाना, उसको मतलब सब तरह से कंफर्ट जोन सपोर्ट करना। अगर वो सपोर्ट नहीं करेगी तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट इन स्पाइट ऑफ मेडिसिन एंड ऑल अदर मेजर्स। और अभी डिवोर्स का एक जिक्र किया था कि ये लीगल है, तो क्या फीमेल्स को डिवोर्स ले लेना चाहिए? अगर नहीं, डिवोर्स तो नहीं लेना चाहिए, पहले ट्रीटमेंट एकदम हाई एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए पहले ट्रीटमेंट कराना चाहिए, और ट्रीटमेंट पॉसिबल है मेडिसिन से, सर्जरी से,
और इस तरह के इंजेक्शंस भी आ गए हैं जो डायरेक्टली हम जेनिटलिया पे लगाते हैं, उससे प्रॉपर इरेक्शन आता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज 100% ट्रीटेबल इन दिस सिनेरियो। यानी कि ये हो सकता है, इसका इलाज संभव है, 100%। लाइलाज बीमारी नहीं है जैसा कि लोगों में। आपको मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहा तो आप इंट्रापेनाइल इंजेक्शंस पे जाते हैं, इंजेक्शन नहीं मिल रहा तो पेनाइल इम्प्लांट डिवाइसेस आते हैं, उस पे जाते हैं। देन बट इट इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन। आपको फिर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि आपको एक दिन जादू की पुड़िया नहीं है कि एक दिन खिलाया आराम मिल गया। तो सोसाइटी को आप कैसे अवेयर करना चाहेंगे? क्या उद्देश्य है? क्या आप संदेश ऐसा देना चाहेंगे लोगों को कि आप अवेयर रहिए इस चीज़ को लेकर? और बच्चों में कैसे सेक्स एजुकेशन को आप अवेयर करेंगे? बच्चों में स्कूल में तो स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो सकती है? पेरेंट्स से। पेरेंट्स को इतना, जो बॉयज़ और गर्ल्स है वो डिफरेंस मुझे लगता है आफ्टर 9 to 10 ईयर्स के बाद बताना स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ा सा, और धीरे धीरे उनको उस चीज़ का एक्सपोजर देना चाहिए, क्योंकि आप नहीं भी देंगे तो वो कहीं ना कहीं से लेंगे, सीखेंगे। हाँ सीखेंगे, तो आप ही बेटर है उसको आप ही दे दें, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो आजकल पेरेंट्स दे भी रहे हैं, एजुकेटेड सोसाइटीज़ में पूरा एजुकेशन दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसमें मदर का, जो डॉटर्स हैं उसके लिए मदर का बहुत बड़ा रोल है, वो धीरे धीरे दे, और सन को अपने फादर थोड़ा थोड़ा बताना स्टार्ट करे, और धीरे धीरे करके वो कंपाइल हो जाएगा और वो फुली एजुकेटेड। सोसाइटी पर इसका क्या असर पड़ेगा? सोसाइटी में एक तो फीमेल रिस्पेक्ट बढ़ेगी, फीमेल के लिए आदर बढ़ेगा। दूसरा ये कि उनको पता होगा कि ये कोई डिजीज़ है, तो आगे आगे शादी वादी होती है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन ले सकेंगे। तो यानी कि सोसाइटी भी इम्प्रूव होगी, अवेयर होगी। जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि फीमेल को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इफ़ यू आर नॉट एबल टू बियर चाइल्ड, तो उसके लिए भी मिलेगा कि मेल फैक्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब कितना देखने को मिल रहा है, लोग कितने अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ को लेके कि मेल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी बढ़ रही है, क्योंकि अब जैसे इनफर्टिलिटी सेंटर या गायनेकोलॉजिस्ट पे जाते हैं तो मेल चेकअप भी होता है। पहले तो मेल जाते ही नहीं था, वो मान के बैठते थे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो जाते, अब तो दोनों का चेकअप होता है, सिंगल चेकअप होगा ही नहीं आप, और उसमें मेनली फैक्टर जो निकल के आता है वो डिक्रीज स्पर्म काउंट निकल के आता है। तो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों ने जो भी जाना, जो भी सीखा, जो भी अवेयरनेस आप तक पहुंची है, और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी इस अवेयरनेस को और लोगों तक पहुंचाइए और जागरूक करिए अपनी सोसाइटी को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और अपने बच्चों को भी सेक्स एजुकेशन से अवेयर कीजिए। आप लास्ट में क्या देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि ट्राई टू ओपन, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो खुलकर बताएं। मैं आई एम ए यूरोलॉजिस्ट, तो मैं यूरोलॉजी की ही एडवाइस दूंगा कि जो भी यूरिन सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स या सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो अपने पेरेंट्स या गार्जियन से डिस्कस करें, और उसके अकॉर्डिंग एक सूटेबल फिजिशियन या जो भी ट्रीटेबल डॉक्टर है उस स्पेशलिस्ट का उसको जाके कंसल्ट करें, और नीम हकीम या इधर उधर के इलाजों के चक्कर में ना पड़े, प्रॉपर डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके 100% डिजीज ट्रीटेबल है आजकल। अगर ट्रीटेबल नहीं होगी तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम कर देगा वो, जिससे आप नॉर्मल अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।